जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। मनोज मंडावी के निधन से खाली हुई भानुप्रतापपुर सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर से ही इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है। ये चुनाव कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए होना है। ये सीट पिछले महीने कांग्रेस विधायक मनोज सिंह मंडावी के निधन से खाली हो गई थी। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने बीते दिन इस चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये चुनाव गुजरात चुनाव के साथ ही कराया जाएगा। इसका परिणाम भी गुजरात हिमाचल के परिणामों के साथ आने वाला है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में 1 संसदीय सीट और 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया है। इसमें उत्तर प्रदेश की मैनपुरी संसदीय सीट भी शामिल है। इसके अलावा ओडिशा की पद्मपुर, राजस्थान की सरदार शहर, साथ ही बिहार की कुरहनी, साथ ही छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर और उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 5 दिसंबर को मतदान और फिर 8 दिसंबर को मतगणना की तारीख तय की गई है। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पुरानी पेंशन योजना पर भूपेश बघेल की नई रणनीति सामने आ रही है। कहा, केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है, हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं और इसे जल्द ही लागू करके रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की है। इसके बाद केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA में जमा लगभग 17,240 करोड़ रुपए की राशि वापस करने से इनकार कर दिया है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर नई रणनीति लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन शिमला में कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू की है। वहां केंद्र सरकार ने नई योजना के अंशदान के तौर पर जमा राशि को वापस देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वह राशि 17,000 करोड़ से भी अधिक है, जो छत्तीसगढ़ सरकार और वहां के 3 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के अंशदान के तौर पर जमा है। हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि हमने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है, इसीलिए वह पैसा हमें वापस कर दिया जाए। उन्होंने पैसा वापस करने से इनकार किया है, लेकिन इसका कारण नहीं बताया है। उनको कारण तो बताना होगा। हम फिर से पत्राचार करेंगे। नई पेंशन स्कीम के तहत तो कर्मचारियों के साथ उनका व्यक्तिगत एग्रीमेंट हुआ है, उसी के तहत राजस्थान में कर्मचारियों ने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नई पेंशन स्कीम का एग्रीमेंट कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत किया गया था। वे पैसा तो कभी भी निकाल सकते हैं और वह पैसा निकालकर वे राज्य सरकार के खाते में भी जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में काला दिवस मनाया जाएगा। सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी 6 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे। काले कपड़े पहनकर राजधानी रायपुर में कार्यक्रम होने वाला है। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा स्थगित होने के विरोध में आज अभ्यर्थी काला दिवस मनाएंगे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी काले कपड़े में राजधानी में बूढ़ा तालाब के पास जुटेंगे। 6 नवंबर को ही परीक्षा होनी थी और इसीलिए इसी दिन काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों के मुताबिक 6 नवंबर को होने वाली पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा व्यापमं द्वारा अपरिहार्य कारणों बताते हुए स्थगित कर दी गई है और इससे अभ्यर्थियों के शासन प्रशासन के खिलाफ काफी रोष जो है उमड़ चुका है। ऐसे में परीक्षा 2018 से लंबित है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। आरक्षण का प्रभाव परीक्षा परिणाम पर पड़ता है और 6 नवंबर की परीक्षा तय समय पर कराई जा सकती थी। साथ ही PSC, व्यापमं और अन्य परीक्षाओं के परीक्षा और परिणाम भी आरक्षण अधिनियम न होने के कारण रोक दिए गए हैं। इसी रोष को व्यक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ से युवा आज के दिन बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सुबह 11 बजे से छत्तीसगढ़ का काला दिवस काले वस्त्र पहनकर मनाएंगे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि जिस प्रकार सरकार के रवैये के कारण अभ्यर्थियों के जीवन में अंधेरा छा गया है, उसे अभ्यर्थी काला दिवस मनाकर लोगों को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताएंगे। खुरहा चपका रोगों से मवेशियों को निजात दिलाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाना है और ऐसे में पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं में खुरहा चपका यानी कि FMD रोग के लिए नियंत्रण हेतु टीकाकरण अभियान की शुरुआत
अगले 2 दिन में होने वाली है और ये अभियान मिशन मोड में दिनांक 21 दिसंबर तक संचालित करी जाएगी, जिसमें लगभग 4,06,000 गौवंश एवं भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाना लक्षित है और ये केवल एक जिले के लिए अभियान है। इस अभियान के तहत इस जिले में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। टीका द्रव्य जिले को प्राप्त हो गया है, जिसका वितरण जिले के प्रत्येक संस्था को किया जा रहा है। विभाग द्वारा 45 दिवसीय कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें विभागीय अमलों के अलावा पशुधन मित्रों, पशु सखियों एवं शिक्षित बेरोजगारों को सम्मिलित करके टीकाकरण को घर घर तक सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल उपलब्ध पशुओं को एक विशेष टैग नंबर दिया गया है जो कि 12 अंकों का है, जिसपे उनमें किए जाने वाले टीकाकरण की एंट्री INHGH पोर्टल में किया जा सके। कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लगातार तापमान में गिरावट भी जारी है। राज्य में तापमान बीते कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो पारा 1 डिग्री चढ़ गया है। इधर उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जिसके चलते कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह से पारा और गिरने की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार बादल साफ होने की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट आई है। वहीं राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ठंड पड़ रही है और ऐसे में दोपहर में तेज धूप लोगों को परेशान कर रखा है। बता दें कि प्रदेश में नारायणपुर में सबसे कम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसे लेकर बताया जा रहा है कि उत्तरी हवा के प्रभाव की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट जारी रहेगी। केशकाल घाटी में मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। मालवाहक वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट हो चुका है। यात्री गाड़ियों की आवाजाही फिलहाल जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली केशकाल घाटी में मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। नेशनल हाईवे क्रमांक 30 की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वहीं बड़ी मालवाहक वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। इनमें जगदलपुर से लेकर रायपुर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए केशकाल से विश्रामपुरी, बुरई, सिहावा, नगरी और साथ ही धमतरी मार्ग से रायपुर है। इसी के साथ ही रायपुर से जगदलपुर की ओर से आने वाले वाहन कांकेर माकड़ी ढाबा के पास से भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, नारायणपुर होते हुए कोंडागांव पहुंच रहे हैं। यात्री बस और छोटे वाहनों की आवाजाही फिलहाल जारी रहेगी। इसके लिए केशकाल घाटी में मरम्मत का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, लोक निर्माण विभाग, PMGSY विभाग के सब इंजीनियरिंग की उपस्थिति में किया जा रहा है। इसके अलावा आप जो है तत्काल जो वीडियो फुटेज है वो यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। आरक्षण विवाद पर राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद अब सक्रिय हो चुकी है राजनीतिक दलों की गतिविधियां। आदिवासियों के आरक्षण को लेकर के चल रहे विवाद के बीच अब प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी मांगी है। इसके बाद से एक बार फिर कांग्रेस भाजपा दोनों ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। राज्यपाल की ओर से आदिवासियों के आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाने के लिए लिखे गए पत्र पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार प्रदेश की आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। आदिवासियों के हित में राज्य सरकार देश के नामचीन वकीलों को खड़ा कर 32% आरक्षण के पक्ष में मजबूती से रख रही है और कानूनी लड़ाई लड़ रही है। आदिवासी वर्ग को उनका अधिकार देने के लिए आवश्यकता पड़ी तो राज्य सरकार विधानसभा की विशेष सत्र बुलाने को भी पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में उच्च न्यायालय में प्राथमिक तौर पर दी गई शपथ पत्र में रमन सरकार ने ननकीराम कंवर कमेटी गठन का जिक्र नहीं किया। इस बात की जानकारी भी दी गई। साथ ही भाजपा के आदिवासी नेता व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ने में लापरवाही की है। माजदा वाहन और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 10 से भी ज्यादा अभी घायल बताए जा रहे हैं। कथा वाचन सुनने के लिए सभी लोग निकले थे, रास्ते में ही इनकी गाड़ी पलट गई। छत्तीसगढ़ के भिलाईगढ़ के दर्दनाक घटने का हादसे का जो वीडियो है वो यहाँ पर सामने आया है। यहाँ गेड़ापाली मुख्य मार्ग में माजदा वाहन और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाईगढ़ में किया जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत झुमका में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ संगीतमय भागवत कथा सुनने ग्राम पंचायत गेड़ापाली के तकरीबन 40 लोग माजदा वाहन में सवार होकर गांव से निकले ही थे कि इस दौरान मुख्य मार्ग में वाहन पलट जाने की वजह से एक मोटरसाइकिल से भिड़ंत हो गई और इससे माजदा वाहन पलट गई, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में 4 दिनों के अंतराल में कुल 69,783 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो गई है। किसानों को टोकन तुहर हाथ ऐप से लगातार मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप प्रदेश में धान खरीदी का महाअभियान 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। बीते 4 दिनों में राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर 69,783 मीट्रिक टन धान की खरीदी करी जा चुकी है। ऐसे में बात करें तो किसानों से 23,089 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। धान के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 283 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान बेचने वाले किसानों को 8,671 टोकन जारी किए गए थे, जिसमें से 606 टोकन तुहर हाथ ऐप द्वारा जारी किए गए हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान के इवेंट पर बवाल की स्थिति निर्मित हो गई। कार्यक्रम की केंद्रीय मंत्री से शिकायत हो गई है। रायपुर में एम्स अस्पताल में आधी रात को परफॉर्मेंस किया गया था। रायपुर एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हुआ इवेंट अब विवादों के घेरे में है। दरअसल आयोजकों पर इल्जाम है कि वो रात के 1 बजे तक तेज आवाज में डीजे का शोर मचाते रहे, हुल्लड़ होता रहा। न आयोजकों ने अपनी जिम्मेदारी समझी, न पुलिस ने अपने कार्यक्रम को आधी रात को रुकवाया। अस्पताल और आसपास के रहने वाले लोग इस शोर से परेशान होते रहे। 3 दिन तक कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान भी परफॉर्मेंस देने पहुंचे थे। लोगों ने देर रात कार्यक्रम की वजह से हो रहे शोर का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अब इस मामले में शिकायत केंद्रीय मंत्री से की गई है। इसके अलावा बात करें तो ओरियाना 2022 नाम का कार्यक्रम एम्स में किया गया और ये हर साल यहाँ के कॉलेज में होने वाला कल्चरल इवेंट होता है। कांग्रेस विधायक ने ओपन मंच पर लोगों को गालियां दे डाली और ये वीडियो है शकुंतला साहू जी का, जिनका कहना है कि परदेसी लोगों के तलवे चाट रहे थे। कबड्डी खेलते खेलते मुंह के बल गिरते हुए एक वीडियो भी इनकी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। बड़ौदा बाजार जिले के कसडोल की कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव शकुंतला साहू एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। इस बार मोहतरमा 2 वीडियो वायरल हुए हैं। ऐसे में एक वीडियो में वो लोगों को गाली देते दिख रही हैं, तो वही दूसरी वीडियो में कबड्डी खेलते मुंह के बल गिरते दिख रही हैं। दरअसल विधायक ने आम लोगों को हड़काने के चक्कर में उन्हें अपशब्द कहे हैं। अपने क्षेत्र में ही कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। विधायक से स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। जब मंच पर आई तो लोग नारेबाजी करने लगे, विरोध करने लगे और यही विधायक शकुंतला को रास न आया। उन्होंने विरोध कर रही भीड़ को खरी खोटी सुना दी। अब विधायक शकुंतला के जनता पर भड़कने का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल चल रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि होर्डिंग कर रहे लोगों पर विधायक शकुंतला साहू लोगों पर गुस्सा दिखाते हुए माइक पर बोल रही हैं। आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।